हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था इंडक्शन मशीन के अंदर, जो कि था स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब मैंने ये बताया था, पहली बात तो स्पीड कंट्रोल नेसेसरी क्यों है, और स्पीड कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल और एक स्लिप कंट्रोल। तो पिछले वीडियो में हमने अपना पूरा फोकस रखा था स्लिप कंट्रोल पे, जिसमें मैंने बताया था अगर स्लिप को वेरी कर लें तो स्पीड भी वेरी हो सकती है, जिसका पहला मेथड था वोल्टेज कंट्रोल। तो स्टेटर पे अप्लाइड वोल्टेज कम करने से स्लिप बढ़ती है और स्लिप बढ़ने से स्पीड कम होती है, जिसकी मदद से हमें जो स्पीड मिलती है दैट इज बिलो बेस स्पीड। दूसरा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, कि रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से स्लिप बढ़ती है और स्लिप बढ़ने से स्लिप बढ़ने से स्पीड कम होती है। लेकिन पहले मेथड में दिक्कत क्या थी कि वोल्टेज कम करने पे करंट बढ़ रहा था, लॉसेस बढ़ रहे थे, तो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल था। दूसरे मेथड में करंट तो कांस्टेंट था, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से लॉसेस बढ़े, तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल था। फिर हम तीसरे मेथड पे गए, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में लग सकता है, लेकिन इसका फायदा यह था कि एनएस से कम और ज्यादा दोनों तरह की स्पीड हम ऑब्टेन कर पा रहे थे। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क के लिए एयर गैप पावर को कांस्टेंट करते हैं, जिससे I2 cos θ2 को कांस्टेंट कर देते हैं। बस इतना याद रखने के लिए बोला गया था। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे स्पीड कंट्रोल का, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। यानी कि अगर एनएस को कंट्रोल कर लिया जाए तो भी हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो मैं यूज करने वाला हूं दैट इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है सभी मेथड्स में से, और मोस्ट कॉमन मेथड भी है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है भाई, इस पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेज है पहली बात तो, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनएस बढ़ेगा, एनएस बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एनएस कम होगा, और एनएस कम होने से स्पीड कम होगी। यानी यहां स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो और स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बिलो बेस स्पीड। तो बिलो बेस स्पीड से पहले भी ना एक पॉइंट लिख लो, बाय वैरिंग द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द स्टेटर वी कैन वैरी द सिंक्रोनस स्पीड, एंड बाय वैरिंग ns स्पीड ऑफ द रोटर कैन बी वैरीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if the frequency is reduced below the rated value then speed obtained is below base speed, and if frequency is increased above rated value then speed obtained is above base speed। तो below base speed भी मिल सकता है और above base speed भी। अब देखो क्या होता है, below base speed के लिए जो frequency रखोगे that will be less than f rated। अब फ्लक्स हम जानते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू V बाय एफ। तो इफ एफ इज रिड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से फाई इंक्रीज हो जाएगा। फाई इंक्रीज होने से देयर इज अ रिस्क ऑफ सैचुरेशन। जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि मशीन्स के अंदर सैचुरेशन अवॉइड करना बहुत जरूरी है, तो सैचुरेशन कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो अब अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो लेकिन फ्लक्स को तुम्हें कांस्टेंट रखना है, रेटेड वैल्यू पे रखना है, तो वोल्टेज भी साथ साथ कम करो। हम कहते हैं फाई इक्वल टू फाई रेटेड इक्वल टू कांस्टेंट, देन V बाय एफ मस्ट बी कांस्टेंट। अगर V बाय एफ कांस्टेंट हुआ तो एज f reduces V must also be reduced।
अब ऐसा जो है ना ज्यादातर कैसे किया जाता है कि F के साथ साथ वोल्टेज को भी कम कर दें, ये कर सकते हो इन्वर्टर से। इन्वर्टर को अगर PWM कंट्रोल में चलाया जाए तो PWM कंट्रोल में क्या होता है कि देखो जो भी 3 फेज इन्वर्टर होते हैं, या ये कह लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वर्टर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करना बहुत आसान है। किसी भी स्विच का टाइम पीरियड चेंज कर देने से वेवफॉर्म का टाइम पीरियड बदलता है, वेवफॉर्म का टाइम पीरियड बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलती है। लेकिन अगर वोल्टेज भी चेंज करनी है तो तुम्हें यूज करना पड़ता है PWM कंट्रोल। तो इसमें लिखना द वोल्टेज अप्लाइड कैन बी वेरीड by making use of an inverter with PWM control। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं V/F कांस्टेंट रखने से कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन की फॉर्म में करा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी को। तो देखो स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क जो होती है R2/X2। X2 में फ्रीक्वेंसी आती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। NS 120F/P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम टॉर्क क्या था 3/ωs V1² 2x2। अब देखो ओमेगा एस में एक फ्रीक्वेंसी आती है, X2 में भी फ्रीक्वेंसी आती है, तो दिस इज V1²/F², दैट इज कांस्टेंट। क्योंकि V/F कांस्टेंट है तो V1²/F² भी कांस्टेंट। स्टार्टिंग टॉर्क पे आ जाता हूं 3/ωs V1²R2/X2²। ठीक है, नीचे में मैंने R2 को इग्नोर कर दिया है, दैट R2 इज मच लेस देन X2। तो देखो ऊपर तो V1 का स्क्वायर आ रहा है, नीचे ओमेगा एस में एक F आएगा, एक X में भी F आएगा, तो बन गया F का क्यूब। क्यूब बनेगा ना, स्क्वायर इधर से और F इधर से। अब इसमें V1/F तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, एक नीचे फ्रीक्वेंसी बची। अब मैं कह रहा हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी को तो कम कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं तो NS कम होना चाहिए ना, टॉर्क वर्सेस स्पीड। तो देखो ये NS1 फ्रीक्वेंसी कम की, NS2 फ्रीक्वेंसी कम की, NS3। फ्रीक्वेंसी कम करने से सिंक्रोनस स्पीड मेरी कम होती जा रही है। ठीक है भाई, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया TEM। फ्रीक्वेंसी कम करने से स्टार्टिंग टॉर्क तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी जितनी कम स्टार्टिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा। तो देखो ये आ गई पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और कम कर दोगे स्टार्टिंग टॉर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से ये तीन कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगी हमारी एट 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें लिख लेना इफ फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड द सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूसेस but maximum torque remains constant and starting torque increases। तो वो इस कैरेक्टरिस्टिक से शो हो गया। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ तुम्हें बनाने आने चाहिए अगर कभी भी पूछ लिया जाए। अब जैसे देखो लास्ट लेक्चर में हम लोड के नेचर से जज कर रहे थे स्पीड कंट्रोल, तो अभी भी मैं लोड के नेचर पे बात करता हूं। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि हर डेरिवेशन के अंदर मैं ये मान के चलूंगा कि लोड का टॉर्क कांस्टेंट है। तो अब मैं यही कहता हूं कि एट लो स्लिप टॉर्क का इक्वेशन क्या है भाई बताओ, 3/ωs SV1² R2 डैश। तो मैं कहता हूं इफ
लोड टॉर्क, अगर लोड ऐसा है कि उसका टॉर्क कांस्टेंट है, तब क्या होगा, स्लिप को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखते चलना, अब नीचे देखो, ये जो ns है इसमें भी f आएगा, ओमेगा s में भी f आएगा, अब हम ये तो जानते हैं v1 बाय एफ इज कॉन्स्टेंट, यही हम कंडीशन लेके चले हैं, जिसका मतलब ns माइनस एनआर इज कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, कि कभी भी अगर बिलो बेस स्पीड में लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो ns और nr का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम गलती क्या करोगे, जो मैक्सिमम जनता करती है, कि फ्रीक्वेंसी बदलने पे अपन ये भूल जाते हैं कि ns भी चेंज होगा। ये बात याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज ले आया तो ns को कांस्टेंट मत मान लेना, ns विल वेरी, बट ns और nr का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सोचो, अगर पहले ns 1500 आरपीएम था और मोटर घूम रही थी 1450 आरपीएम पे, तो कितना डिफरेंस था दोनों में, 50 आरपीएम। अब मैं फ्रीक्वेंसी कम करके अगर ns 1000 आरपीएम कर दूं, तब मोटर कितने पे घूमेगी, डिफरेंस अभी भी 50 का रहना चाहिए। तो अगर ns 1000 आरपीएम है तो मोटर घूमेगी 950 आरपीएम पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पे, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो ns माइनस एनआर विल रिमेन कांस्टेंट। ये समझ आया। तो ये तो बात हुई अगर बेस स्पीड से नीचे जाते हैं, ठीक है, यानी कि ns को अगर कम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं भाई, मुझे तो ns से ऊपर भी जाना है, अगर कोई गाड़ी चला रहा हूं तो एक्सेलरेटर खींच के मुझे खाली सड़क पे तेज भी भगाना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं अबव बेस स्पीड। अबव बेस स्पीड क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी f मस्ट बी इंक्रीज्ड। लेकिन अब अगर तुम ये कहते हो कि भाई इफ हमें अगर फ्लक्स अभी भी कांस्टेंट चाहिए, यानी कि v बाय एफ अभी भी कांस्टेंट चाहिए, तो v मस्ट ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। भाई अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और रेशो फिक्स रखना है तो न्यूमरेटर भी बढ़ाओ, लेकिन अगर न्यूमरेटर बढ़ाने लगोगे तो v विल बी ग्रेटर देन रेटेड वैल्यू, और v को अगर रेटेड से बड़ा कर दोगे, इंसुलेशन कैन बी डैमेज्ड, इंसुलेशन खराब हो सकती है तुम्हारी। इसीलिए अब हम यहां क्या कह देते हैं, f इंक्रीजेस एंड v इज कांस्टेंट। तो इसमें लिखना, टू कंट्रोल द स्पीड अबव रेटेड स्पीड frequency must be increased, but voltage cannot be increased beyond the rated value, else insulation may get damaged, so voltage is kept constant। ठीक है, voltage must be constant। अब फिर से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहा हूं, आ जाओ भाई। SMT R2 बाय X2 फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैक्सिमम टॉर्क 3 बाय ओमेगा एस V1 स्क्वायर बाय 2x2। अब वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ओमेगा एस में एक एफ आएगा, x2 में एक एफ आएगा। स्टार्टिंग टॉर्क वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय एफ क्यूब, ओमेगा एस में एक एफ आएगा और x2 में भी एक एफ आएगा, और इसके अलावा ns, ये तो 120 f बाय p है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू f। तो अब मैं क्या कहता हूं कि मुझे ऐसे ही 3 कर्व चाहिए, बट इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, ठीक है, इस बार फ्रीक्वेंसी
इंक्रीज करनी है, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस। फिर से देखो मैं 3 NS ले लेता हूं, NS1, NS2, NS3, F1, F2, F3। फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या हो रहा है, NS तो बढ़ रहा है, मैक्सिमम टॉर्क कम हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो रहा है। यानी सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों ही ज्यादा हैं, ऐसा ग्राफ आ गया। इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे स्टार्टिंग टॉर्क भी कम और मैक्सिमम टॉर्क भी कम। इससे और कम वाली फ्रीक्वेंसी पे स्टार्टिंग टॉर्क और भी कम और मैक्सिमम भी और कम। इस तरह से 3 कर्व हमारे बन जाएंगे, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क दोनों ही कम होंगे। तो इसमें लिखना, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड अबव द रेटेड वैल्यू, then with increase in frequency synchronous speed increases but starting as well as maximum torque reduces। अब देखो इसके अंदर भी अगर लो स्लिप पे बात करें टॉर्क की, तो लो स्लिप पे टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, 3/ω/s SV1 स्क्वायर बाय R2। अब अगर लोड टॉर्क ऐसा है जो कि कांस्टेंट है, मोटर से एक ऐसा लोड जुड़ा है जो कह रहा है भाई मुझे तो कांस्टेंट टॉर्क ही चाहिए, तब तुम क्या कहोगे, S/ω/s मस्ट बी कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहां ना तो वोल्टेज चेंज कर रहे, वोल्टेज में पहले ही बता चुका हूं कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो S/ω/s इज कांस्टेंट और S/f इज कांस्टेंट। यानी S1/s2 शुड बी इक्वल टू F1/f2। तो स्लिप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगी, ठीक है। S/f कांस्टेंट है तो यहां से ये भी कह सकते हो ना, S इज प्रोपोर्शनल टू F। इसी वजह से मैंने लिख दिया S2/s1 इक्वल टू या S1/s2 इक्वल टू F1/f2। तो ये मत सोचना कि सिर्फ NS चेंज हो जाएगा और स्लिप कांस्टेंट रहेगी। स्लिप कैसे चेंज होगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द टॉर्क। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड एज द फ्रीक्वेंसी चेंजेस सिंक्रोनस स्पीड चेंजेस, बट वी मस्ट नॉट एज्यूम the slip to be constant, rather slip will also vary and the variation will be determined based on the load torque। तो स्लिप तो चेंज होगी होगी और पता कैसे चलेगा, लोड टॉर्क वाली इक्वेशन से। ये बात क्लियर है, अबव और बिलो बेस स्पीड। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है ये रेटेड फ्रीक्वेंसी से नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, किसके बीच में, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ओवरऑल वेरिएशन की बात करने के लिए वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया जाता है। V एंड F। अब तुम कहोगे भाई इसके अंदर बीच में एक बाउंड्री होगी, दैट इज रेटेड फ्रीक्वेंसी। अप टू रेटेड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल थे क्योंकि V/f कांस्टेंट था, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए था, लीनियर। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वेरिंग थी बट वोल्टेज फिक्स थी, तो हॉरिजॉन्टल। भाई रेटेड फ्रीक्वेंसी के आगे तो वोल्टेज बढ़ाई नहीं थी, तो यहां तो देखो कांस्टेंट ग्राफ मिल जाता है, यहां वोल्टेज इक्वल टू V रेटेड। इसके नीचे लीनियर आना चाहिए, लेकिन ग्राफ जो आता है ना वो लीनियर तो आता है, नीचे में लीनियर से थोड़ा डेविएट हो जाता है, तो दैट इज मोर देन लीनियर वैल्यू। जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की दैट इज मोर देन लीनियर। अब दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये 0 तक लीनियरली क्यों नहीं गया।
और इसका आंसर छुपा एक कॉन्सेप्ट में जो मैंने ट्रांसफॉर्मर में बताया था, वो ये था इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है 4.44 FN phi m KW। तो phi m इसी वजह से प्रोपोर्शनल होता है E by F के, ना कि V by F के। अब V और E के बीच में एक सीरीज इंपिडेंस का भी ड्रॉप आता है। जैसे स्टेटर साइड का सर्किट देखो, जिसको ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी भी कहते हैं, V और E के बीच में एक वोल्टेज ड्रॉप भी आता है R1 और X1 की वजह से। अब हम कह देते हैं इफ I1 into R1 plus JX1 is ignored, V1 is equal to E1, otherwise V1 is greater than E1। लैगिंग की बात कर रहा हूं, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। लैगिंग में आगे जाते हुए वोल्टेज कम होती है, लीडिंग में आगे जाते हुए वोल्टेज बढ़ती है। लीडिंग का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है, लैगिंग का वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो जनरली V1 E1 से बड़ा होता है, बट अगर वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर कर दें तो V by F और E by F एक ही बात है। लेकिन जब तुम इतनी छोटी वोल्टेज पे चले जाओगे तब तुम वोल्टेज ड्रॉप को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें लिखना एट लो वैल्यूज ऑफ सप्लाई वोल्टेज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज ब्रांच कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड एंड हेंस वी हैव टू अप्लाई अ वोल्टेज higher than the value predicted by linear behavior to compensate for the voltage drop across R1 and X1। कहने का मतलब लीनियर रहना चाहिए E by F। E by F को तुम्हें लीनियर रखना है, तो E की वैल्यू V से तो छोटी है, तो यानी कि जो लीनियर वैल्यू आएगी वो E की आएगी, तुम्हें वैल्यू उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी। तुम वैल्यू लगाओगे V1, लेकिन फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? E1 पे। तुम चाहते हो E1 लीनियरली वेरी करे, बट V1 उससे ज्यादा होगा, इसीलिए वैल्यू लीनियर से थोड़ी ज्यादा आएगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, इफ V by F is taken as linear, then since E is less than V, E by F is less than V by F, and hence the flux obtained is less than rated value। यानी अगर ये ग्राफ तुम लीनियर ही चलाते रहते, V और F का ग्राफ लीनियर चलता, तो V से छोटा आता E, तो V by F से छोटा आता E by F, और E by F से ही आता है फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स छोटा आता या फ्लक्स रेटेड वैल्यू से कम आता। अगर फ्लक्स रेटेड पे चाहिए तो ज्यादा वोल्टेज लगाओ, नहीं लगाओगे तो फ्लक्स मिलेगा कम। लीनियर लेके चलोगे तो फ्लक्स कम, और फ्लक्स रेटेड चाहिए तो लीनियर से ऊपर चलना पड़ेगा। ये इस पूरे मेथड का कंक्लूजन है। बात समझे? रेटेड फ्लक्स चाहिए तो लीनियर से ऊपर जाओ, लीनियर पे रहोगे तो फ्लक्स नीचे आ जाएगा। अब ये वाला मेथड क्लियर है? अगले मेथड पे चलता हूं, जो मैंने सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल के अंदर लिखवाया था। मैंने लिखवाया था पोल चेंजिंग टेक्निक। तो अगली हेडिंग डाल लेना, पोल चेंजिंग टेक्निक। अब मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये मेथड सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में लगाया जाता है, और उसका रीजन क्या होता है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में अगर स्टेटर के पोल बदलें तो रोटर के पोल अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो इसमें लिखना, दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड to squirrel cage induction motor because in that motor if number of poles on the stator are varied, then rotor poles automatically adjust to become equal to stator poles। ठीक है, next point, in wound rotor induction motor if stator poles are changed,
द रोटर नीड्स टू बी रीवाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज द स्टेटर। ठीक है, अब बात यह आती है कि पोल चेंज करोगे कैसे, तो ये चीज समझो। इसको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली शो करता हूं कि पोल बदले कैसे जाते हैं। मान लो अपने पास 4 इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, लेकिन इसमें से वाइंडिंग मैं सिर्फ 2 पे दे रहा हूं, वाइंडिंग मैं सिर्फ 2 पोल्स पे दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी भाई? इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई डाउनवर्ड्स। तो ये वाला पोल कैसा हो गया? नॉर्थ। सपोज मुझे यहां साउथ क्रिएट करना है, साउथ क्रिएट करने के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होनी चाहिए ना, इनवर्ड्स, क्योंकि पोल के अंदर जाती है तो साउथ पोल होता है, तो ऐसे होनी चाहिए। तो इसकी हो जाएगी इनवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से करंट निकल रहा है, ऐसे कनेक्शन करता हूं। अब देखो, यहां से करंट एंटर हुआ, यहां से निकला, फिर इसमें घुसा और नीचे से बाहर हो गया, तो इधर नॉर्थ बना, इधर साउथ बना। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइंस जाएंगी? इस टाइप से भाई। कितने पोल्स बन रहे हैं इसके अंदर? 2 ही पोल्स बन रहे हैं। यहां अपने पास बन रहे हैं पोल इक्वल टू 2। अब दूसरा सिनेरियो देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट 4 ही हैं और वाइंडिंग कितने पे देनी है? 2 पे। फिर से सेम ओरिएंटेशन बना रहा हूं वाइंडिंग की। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि करंट इधर से एंटरिंग था, तो इधर से लीव कर रहा था, तो ये पोल की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी थी? देखो, करंट इधर से लेफ्ट में जा रहा है तो बाहर की तरफ बनी थी, तो ये बन गया था नॉर्थ पोल। अब सपोज इस वायर को मैंने इस वाली वायर से जोड़ दिया, तो करंट ऐसे जाएगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? ऊपर की तरफ, करंट राइट में जा रहा है ना, ऊपर की तरफ बनेगी, तो ये भी बन गया नॉर्थ पोल। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है, अब वो कैसे होगा? देखना, ये नॉर्थ से निकली, इधर से अपना क्लोज पाथ पूरा कर लेगी, कर गई क्लोज पाथ पूरा। ये नॉर्थ से निकली, इधर से अपना क्लोज पाथ इसने पूरा कर लिया। ये नॉर्थ से निकली, फिर इधर से अपना क्लोज पाथ पूरा कर लिया। ये नॉर्थ से निकली, इधर से अपना क्लोज पाथ पूरा कर लिया। तो ये बीच वाले जो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हॉरिजॉन्टली रखे हैं, इसमें दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो ये बना साउथ, ये बना साउथ। अब कितने पोल हो गए? 4। यानी जस्ट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज करके, या ये कह दो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन बदल के, वी कैन चेंज द नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल लेकिन जो चेंज होते हैं ना, वो सीधे 2 के फैक्टर से होते हैं, या तो डबल कर सकते हो, या उधर से इधर आओगे तो हाफ कर सकते हो। तो इसमें लिखना, बाय चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग वी कैन चेंज द नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर वाइंडिंग by a factor of 2, by a factor of 2।
यही होती है पोल चेंजिंग टेक्निक। स्पीड कम करनी है तो 4 से 2 पे आ जाओ, सॉरी स्पीड बढ़ानी है तो पोल्स कम कर लो, और स्पीड कम करनी है तो पोल्स इंक्रीज कर लो, क्योंकि ns इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल। पोल ज्यादा लोगे तो ns कम, पोल कम लोगे तो ns ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आखिरी मेथड पे आ रहा हूं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल के, जिसे हम कहते हैं कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, या दूसरा स्लिप पावर रिकवरी। ठीक है, स्लिप पावर रिकवरी। अब क्या होता है देखो कि पहली बात तो ये समझो, मैंने बताया था जो एयर गैप पावर होती है वो स्टेटर से रोटर की तरफ जाती है बाय मींस ऑफ एयर गैप। उसके दो हिस्सों में वो बट जाती है, एक एसपीजी और एक 1 - एसपीजी। मैंने बोला था एसपीजी होता है रोटर कॉपर लॉस, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना ये क्या है, ये एयर गैप पावर का इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, और 1 - एसपीजी क्या है, मैकेनिकल पोर्शन है। मैंने यही चीज तुमको समझाई थी कि चाहे मोटर को क्वेश्चन में लॉसलेस बोल दे, बट ये एसपीजी को इग्नोर नहीं करोगे। एसपीजी हमेशा रहेगा वेदर और नॉट इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस। ऐसे सोचना है, एयर गैप पावर के दो पार्ट्स होते हैं, वन इलेक्ट्रिकल एंड द अदर मैकेनिकल। तो एसपीजी विल ऑलवेज बी देयर वेदर द मोटर इज लॉसी और लॉसलेस, एसपीजी तो रहेगा। अब ये एसपीजी वैसे तो रोटर कॉपर लॉस में वेस्ट हो जाता है, लेकिन इस पावर को अगर यूटिलाइज कर लिया जाए देन इट इज कॉल्ड एज स्लिप पावर रिकवरी। तो इसमें लिखना एयर गैप पावर हैज टू कंपोनेंट्स, पहला लिखो इलेक्ट्रिकल इक्वल टू एसपीजी, दूसरा मैकेनिकल 1 - एसपीजी। नेक्स्ट पॉइंट, even if the motor is lossless, the mechanical power that can be obtained is 1 - SPG. ठीक है, अगला पॉइंट, the power SPG is usually dissipated as rotor copper loss, but if this power can be utilized to run another induction motor, then it is called as slip power recovery. Then it is called as slip power recovery. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो इंडक्शन मोटर को कास्केड करते हैं। अब इसमें कंपल्शन ये होता है कि पहली मोटर होनी चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब यहां हम देंगे एक 3 फेज एसी सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी F1, ये चलेगी S1 स्लिप पे और इसके पोल्स होंगे P1। अब इसका जो शाफ्ट होगा उस पे 3 स्लिप रिंग्स आ रही होंगी, रोटर पे 3 स्लिप रिंग लगी होंगी ना, ये स्लिप रिंग से दूसरी इंडक्शन मोटर जोड़ दो। अब ये दूसरी इंडक्शन मोटर कोई भी हो सकती है, स्क्वायरल केज भी ले सकते हो और स्लिप रिंग भी ले सकते हो, लेकिन पहली वाली मोटर से दूसरी मोटर में सप्लाई देनी है, इसीलिए पहली कंपलसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जोड़ दिया हमने। अब यहां दोनों का शाफ्ट भी कनेक्टेड है। सपोज ये चलती है स्लिप S2 पे और इसके पोल्स होते हैं P2, यहां दोनों का शाफ्ट भी कपल्ड है, तो शाफ्ट मैकेनिकली कपल्ड। एक तरह से क्या हुआ, ये मोटर्स के बीच में दो कपलिंग है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल कैसे, करंट फ्लो करेगा एक स्लिप रिंग से दूसरे के स्टेटर में, और मैकेनिकल ऐसे क्योंकि दोनों का शाफ्ट आपस में कनेक्टेड है। तो दो तरह की कपलिंग हो गई। ठीक है,
अब यहां से स्लिप रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी वो मिल रही होगी S1F, जो दूसरे के स्टेटर में जाएगी। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड द फर्स्ट मोटर शुड बी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड द सेकेंड वन कैन बी SRIM और SCIM। अगला पॉइंट, द स्टेटर ऑफ द सेकेंड मोटर is supplied through the slip rings of the first motor and their shafts are mechanically coupled. So the two motors are cascaded. Agla point, if the motors are cascaded such that they produce torque in the same direction, which means their rotating magnetic field rotates in the same direction. भाई सीधी बात है, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ये कहता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी उसी में रोटर जाने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क का डायरेक्शन किसके पैरेलल होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैं कह रहा हूं दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में, माने दोनों की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, विच इज पॉसिबल, आगे लिखना, विच इज पॉसिबल इफ बोथ मोटर्स हैव द सेम फेज सीक्वेंस। अगर दोनों मोटर में सेम फेज सीक्वेंस रखोगे तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सेम ही डायरेक्शन में घूमेगी। आगे लिखना, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कास्केडिंग। क्यूमुलेटिव कास्केडिंग को अंडरलाइन कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कास्केडिंग। अगला पॉइंट, इफ बोथ द मोटर टेंड टू रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन or they produce torque in opposite direction, then it is called as differential cascading, and it means that rotating magnetic field of both the motors is in opposite direction or their phase sequence is opposite। ठीक है, दोनों का phase sequence opposite है हमारा। This is called as differential cascading। तो पहले मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं क्यूमुलेटिव कास्केडिंग के बारे में। क्यूमुलेटिव कास्केडिंग का मतलब टॉर्क इन सेम डायरेक्शन, या ये कह दो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में घूमती है, तो ऐसा भी कह सकते हो NS इन सेम डायरेक्शन। अब मैकेनिकल कपलिंग के कारण दोनों सेम ही स्पीड पे घूमेंगे हमेशा, N1 विल बी इक्वल टू N2। अब N1 कितना होगा? 120F बाय P1, 1 माइनस S1। N2 इसकी फ्रीक्वेंसी है S1F बाय P2, 1 माइनस S2। If S2 is very small, ठीक है, इस डेरिवेशन के लिए S2 को अगर स्मॉल मान लें तो F से F कटा, 120 से 120 कटा, 1 माइनस S1 बाय P1 इक्वल टू S1 बाय P2। तो इसका मतलब S1 कितना हो गया? P2 बाय P1 प्लस P2। तो स्पीड कितनी हो गई दोनों की? एन सेट माने स्पीड ऑफ द सेट। स्पीड ऑफ द सेट कितनी हो गई? दोनों में से कोई भी ले लो, लेफ्ट या राइट बराबर ही होंगे। अगर राइट से लेते हो तो P2 से P2 कट जाएगा, ये आ गई स्पीड फॉर द केस ऑफ क्यूमुलेटिव कास्केडिंग। यानी दोनों मोटर इतनी स्पीड से हमारी मिल करके घूमने वाली हैं। अब ये एक बार नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं आगे मूव कर रहा हूं। दूसरी कास्केडिंग मेरे पास है डिफरेंशियल कास्केडिंग। इसमें टॉर्क होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, या ये कह दो NS होता है अपोजिट डायरेक्शन में। NS अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए यहां एक बस माइनस दिखा देते हैं। ठीक है, अगेन S2 बहुत स्मॉल है, यहां एक माइनस हो गया, तो यहां बनेगा P2 बाय
P2 माइनस P1, यही बनेगा ना, P2 सॉरी हाँ P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, फिर पुट करोगे तो यहां मिल जाएगा P2 माइनस P1, ये बन जाएगा स्पीड ऑफ द सेट। ये बात क्लियर हुई। अब लेकिन देखो कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ये S2 को इग्नोर मत करना, तो इसमें लिखना S2 has been ignored only for derivation, but from question point of view S2 should be considered। तो कई बार क्वेश्चन में वो क्या करेगा ना, देखो अब यहां दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक S1 और एक S2, तो वो क्या करेगा, तुम्हें इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी दे देगा। रोटर फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, इसके स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है S1F, तो S2 S1F, यहां से एक और इक्वेशन मिल जाती है। तो इसमें लिखना if S2 is not ignored then there are two variables S1 and S2, so we need one more equation which can be obtained using the rotor frequency of second induction motor which is S1 S2F। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, बाकी दोनों मेथड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है। और कास्केडिंग कभी भी किन्हीं भी दो मशीनों की हो, हमेशा ये ध्यान रखना कास्केडिंग में दोनों मशीनों की मैकेनिकल स्पीड हमेशा बराबर आती है। बस यहां हमने डिफरेंशियल कास्केडिंग में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक मशीन अगर क्लॉकवाइज घूमना चाहती है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहती है, तो इसीलिए हमने दोनों की स्पीड को एक दूसरे का नेगेटिव कह दिया। बात समझे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि सिंक्रोनस और इंडक्शन कास्केड कर दिए। कास्केडिंग का सिर्फ मतलब क्या है, बोथ स्पीड मस्ट बी इक्वल। चाहे तो क्वेश्चन के लिए ना एक पॉइंट यहां ऐड भी कर लेना, इफ सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन आर कास्केडेड देन द स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन के अंदर ये फिक्स है कि वो तो एनएस पे घूमेगी, तो तुम्हें कभी भी स्पीड निकालनी है, एक सिंक्रोनस और एक इंडक्शन साथ में कनेक्टेड हैं, तो सिंक्रोनस मशीन की जो स्पीड है वही दोनों के लिए स्पीड बनेगी। ठीक है, बट ये सारा कॉन्सेप्ट ना तुम्हारा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन इस पे काफी अच्छा फ्रेम हो सकता है, तो क्वेश्चन में समझोगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कंसेप्चुअली सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि दो मोटर अगर कास्केडेड हैं और उसमें से एक सिंक्रोनस है तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल के अंदर यही टेक्निक्स होती हैं जिसमें गेट के लिए रेलिवेंट है पिछले लेक्चर की फर्स्ट 2 टेक्निक्स और इस लेक्चर की फर्स्ट टेक्निक, ये 3 गेट के लिए रेलिवेंट है। और अगर सभी एग्जाम्स कवर करना चाहते हो तो सारी टेक्निक्स तुम्हारे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट की, यानी मोटर के तीसरे एस्पेक्ट की, दैट इज ब्रेकिंग, लेकिन वो आगे चल के। थैंक यू।